नमस्कार, ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर के इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश सरकार ने पिछले 4 सालों में जो काम किए हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। इसी सिलसिले में ईटीवी की पूरी टीम आज आई है गोंडा में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश सरकार ने 4 सालों में यहां पर किस तरह के काम किए हैं, साथ ही समाजवादी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन पर कितनी खरी उतरी है। यूं तो उत्तर प्रदेश को लेकर के तरह तरह की रिपोर्टें और कमेटियां हर बार तरह तरह के आंकड़े पेश करती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 4 सालों के भीतर उत्तर प्रदेश में कई तरह के काम किए गए हैं। पिछले 1 दशकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर के तरह तरह की रिपोर्टें आई हैं और उत्तर प्रदेश को तरह तरह से पेश भी किया गया है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अखिलेश सरकार की तरफ से बहुत सारे उत्तर प्रदेश में काम किए गए हैं। गोंडा में इसी बात की हकीकत जानने के लिए हमने एक छत के नीचे अधिकारियों को और जनता जनार्दन को भी इकट्ठा किया है। अधिकारियों अगर बात कर लें तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा गोंडा के डीएम से, जिनका नाम है अजय कुमार उपाध्याय, जो भी मंच पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा एसपी गोंडा भी मौजूद हैं, जिनका नाम प्रदीप कुमार यादव है, मंच पर मौजूद हैं। सीडीओ गोंडा भी यहां मौजूद हैं, जैन कुमार दीक्षित साहब। इनसे इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं आखिर उनको जमीन पर ये लोग कैसे उतारते हैं और उनके सामने दिक्कतें कैसी आती हैं, साथ ही मौजूदा आंकड़े गोंडा को लेकर के किस तरह की गवाही दे रहे हैं। किसी भी जिले की योजनाओं का सारा दारोमदार जिलाधिकारी से होकर के गुजरता है। जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय हैं इस पूरे कार्यक्रम में सवालों का जवाब देने के लिए। मैं उनसे पहला सवाल और पहली टिप्पणी जानना चाहूंगा। सर, मैं शुरुआत यहां से करूंगा। 2006 में एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 250 जिलों के आंकड़े पेश किए गए थे जो मोस्ट बैकवर्ड जिले थे, उसमें से गोंडा एक था। आपको क्या लगता है इन 4 सालों में आप कितना परिवर्तन ला पाए हैं, और साथ ही इस बात को भी जानना चाहेंगे कि आगे योजनाएं किस तरह की आपकी हैं। देखिए, ये सही है कि गोंडा पिछड़ा हुआ जनपद रहा है उस रिपोर्ट के अनुसार, और इसीलिए सरकार की विशेष प्रयास और हम सबके विशेष कार्य करने की जो एक शैली रही है उसका परिणाम ये रहा है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा इन क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की छवि इन सभी कार्यों से बहुत उभर करके निकली है। जैसे मैं जननी सुरक्षा योजना की बात करूंगा। जननी सुरक्षा योजना में हम लोगों ने सरकार की जो नीति है कि कोई भी डिलीवरी घर गांव में नहीं होगी बल्कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, किसी अस्पताल में होगी, क्योंकि उससे एमएमआर और आईएमआर वह हमारा घटेगा। इसके लिए हम लोगों ने सभी डॉक्टर्स की मीटिंग बुला करके ये हमारी आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, इनको सबको प्रेरित करके ये इंश्योर किया है कि हमारी जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, उनका प्रॉपर चेकअप हो, और जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है उस विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे सही तरीके से मने, इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, अधिकारियों ने गोद लिया है, और इसी का परिणाम है कि हमारा आईएमआर और एमएमआर में काफी सुधार हुआ है। जहां तक रोड की बात है, कोई भी धंधा व्यापार अच्छा होने के लिए रोड और विद्युत, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। रोड में बहुत अच्छा काम हुआ है, कई सड़कें नई बनाई गई हैं, पुरानी सड़कें जो टूट गई थी उनका बहुत बढ़िया मरम्मत कराया गया है, और रोड मोटरेबिलिटी बढ़ी है। उसके साथ साथ सुरक्षा, जो कि किसी को भी, आम आदमी के लिए भी और कारोबारियों के लिए भी जरूरी होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ, और कोई भी ऐसा इंसिडेंट इधर काफी लंबे समय से नहीं हुआ है जिस पे कि उंगली उठाई जा सके। तो इस प्रकार एक सामूहिक रूप से मिलजुल करके प्रयास हो रहा है। सामाजिक सरोकारों का सर जिक्र कर दे। सामाजिक सरोकारों पर समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो बहुत जोर दे रही, चाहे लोहिया आवास की बात हो, पेंशन की बात हो, उसमें क्या डेवलपमेंट आपके जिले में? जैसे हमारी सरकार ने गरीबों के लिए एक लोहिया आवास योजना लिया। हम जानते हैं कि पहले से इंदिरा आवास योजना चल रही थी, लेकिन इंदिरा आवास योजना में जो आवास बनते थे उसकी वो क्वालिटी और किसी एक परिवार के लिए बहुत पर्याप्त नहीं था। हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया और धनराशि बहुत बढ़ा करके दिया। उसमें सोलर लाइट की व्यवस्था की गई। अब हर गरीब के घर में टॉयलेट है, पंखा है, बिजली है, तो इन सब चीजों से निश्चित रूप से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। गांव-गांव में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नई भर्ती की गई है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए मिड डे मील की व्यवस्था पहले से थी।
हमारी सरकार ने दूध वितरण का भी व्यवस्था उसमें किया है और इन सब का परिणाम यह है कि शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है। रोजगार एक बड़ा मसला होता है हमेशा से, खास करके हिंदुस्तान और उसमें भी उत्तर प्रदेश के सामने। कौशल विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं, आपके जिले में उस बारे में क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, कौशल विकास योजना के तहत हमारे यहाँ से 3 सेंटर चल रहे हैं और उसमें गरीब नौजवान जो कि किसी भी तरीके से अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ILFS से और हमारा जो पॉलिटेक्निक है उसके माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करना शुरू किया है। और मुझे बता करके ये खुशी महसूस हो रही है कि तमाम गांव में हम लोग जब जाते हैं और इसका परीक्षण करते हैं, लड़कों से पूछते हैं, तो वो ये बताते हैं कि साहब हमने बिजली का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अब इस समय हम छोटे मोटे जो भी बिजली के कंप्लेंट्स आती हैं गांव में हमारे पास आती है, हमारी जानकारी है, लोगों को मोबाइल पर कहते हैं और हम जाकर के ठीक करते हैं। इस प्रकार सुविधा भी लोगों को देते हैं और हमें भी धन प्राप्त होता है। सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा होता है, बिना सिक्योरिटी के कोई काम संभव ही नहीं है। शायद हम यहाँ बहुत सुकून से बैठ भी नहीं सकते थे अगर सिक्योरिटी मुहैया ना कराई गई होती। सिक्योरिटी के मुद्दे पे प्रदीप कुमार जी से जो SP गोंडा है उनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गोंडा की अगर बात कर लें तो हाल फिलहाल में क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे आम लोगों में ऐसा वातावरण बने कि पुलिस को लेकर तो डर ना हो, साथ में उनके पास जा सकें? 1090 की क्या डिटेल है? साथ ही बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूटेड मुद्दे होते हैं जिनको कई बार आप लोग अपने दर से हल करा करके भेजते हैं, तो ऐसे में गोंडा को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? सुरक्षा के बिंदु पे 2-3 चीज़ें अहम रहती हैं। एक तो रहती है कि जब कोई जनमानस अपने जनपद में निकल रहा है, सड़कों पे आ रहा है, तो उसको कम से कम पुलिस, विजिबल पुलिसिंग दिखती है, उसको सुकून होता है कि हाँ पुलिस इज़ देयर ऑन रोड, कहीं कुछ बात होती है आई कैन ईजिली अप्रोच। तो विजिबल पुलिसिंग को हम लोग ने काफ़ी इम्प्रूव कराया, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विज़न था। इसके अलावा उनका यहाँ पे 100 नंबर की जो है, कहीं कोई समस्या होती है तो एवरीबडी नोज कि 100 नंबर पे हम अपनी सूचना दे सकते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि सूचना देने के बाद रिस्पांस टाइम पुलिस कम से कम है, तुरंत मौके पे पहुँचे। वो हम लोग का एंडेवर रहा। उस पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने काफ़ी उसमें अचीवमेंट उसमें हासिल किया है। जो भी सूचना आती है तत्परता से जो है हम लोग की जो पुलिस टीम है, जिस थाने की भी होती है, संबंधित पीड़ित के घर पहुंचती है और उसको न्याय दिलाने की कोशिश करती है। कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको याद है हाल फिलहाल का जिसको आप शेयर करेंगे इस मंच से? अभी हाल में ही था, यहाँ पे एक व्यापारी थे राम शरण सिंह जो है, उन्होंने कहा कि उनकी 400 बोरी सीमेंट लदा हुआ ट्रक जो है उसकी प्रॉब्लम आई, किसी ने अगवा कर लिया है। उनका एक आशंका थी कि साहब हमारा पूरा माल हो जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उन्होंने सूचना दी, तत्काल जो हम लोग की टीम गई और उसको लोकेट किया और उनको हैंडओवर हम लोग ने कराया। एक बड़ा मसला है न सिर्फ हिंदुस्तान में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेके इमेज का बड़ा मामला है। हम तो मिथ पुलिस की बात तो कहते हैं, लेकिन आमतौर से आम आदमी थाने में जाने से डरता है। तो ऐसे में किस तरह के माहौल आपको बनाने की कोशिश की आपने गोंडा में? देखिए, गोंडा में अभी इधर हाल में ही हम लोग ने और इंश्योर ये किया है कि खास करके जो महिला विक्टिम्स हैं वो कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करें थानों में जाने पे। तो हर थानों पे हम लोग ने 2-2 महिला आरक्षी वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं कि ऐसे जो महिला पीड़ित कम से कम थाने में आए, वो ईजिली महिला कांस्टेबल्स वहाँ पे रहेंगी, उनको अप्रोच कर सके, अपनी समस्या शेयर कर सकती। मैं CDO गोंडा जयंत कुमार के पास चलूंगा और प्रारंभिक टिप्पणी जानना चाहूंगा। सर, आपसे हो करके ही योजनाएं जाती हैं, रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं से पूरे जिले में आपका काम होता है। ऐसे में प्राथमिकता वाली जो शासन की प्राथमिकता वाली स्कीम्स हैं, क्या डेवलपमेंट मौजूदा वक्त में है और 4 सालों में हमने अचीव क्या किया है? मैं यहाँ पर ETV के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। मुख्य रूप से लोहिया आवास योजना है, समाजवादी पेंशन योजना है, इसमें हमने बढ़ चढ़ कर कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक गांव में गरीब का आच्छादन हो जाए, जिससे लोहिया आवास योजना जो समग्र गांव में चल रही है उसमें पात्र व्यक्तियों को चयन करके हमने लास्ट ईयर तक के, इस वर्ष तक के धनराशि को रिलीज़ कर दिया है। और फोटोग्राफ्स, मकान कंप्लीट होने के फोटोग्राफ्स भी हम लोगों ने लिए हैं। बड़े ही अच्छे मकान बने हुए हैं और गरीब की दुआ इस सब अधिकारियों को जा रही है और हमने सरकार की छवि बढ़ाने के लिए इसमें कार्य किया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि गोंडा जिले के अधिकारियों ने जिस तरह के दावे किए हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। आम जनता से भी इस बारे में राय लेंगे।
ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2012 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की कोशिश की गई कि सोशल सेक्टर की जो स्कीम है उनको ज्यादा बेहतर तक आम जनता तक पहुंचाया जा सके, और शायद इसीलिए समाजवादी पेंशन योजना पर समाजवादी सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। गोंडा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिला है। इससे जुड़े हुए अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर इस योजना में आंकड़े किस तरह की गवाही दे रहे हैं। इसके बाद फिर मैं लाभार्थियों के पास चलूंगा जिनको इसका सीधा लाभ मिला है, उनसे जानेंगे कि आखिर इस योजना से उनकी जिंदगियां कैसे बदली हैं। आइए सीधे बात करते हैं समाज कल्याण अधिकारी से। हमारी राज्य सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, और इन वर्षों में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो समाजवादी पेंशन योजना पर। इस जनपद में 85,677 लोगों को हम लोगों ने प्रति माह 400 रुपये की दर से पेंशन दी है। और सबसे अच्छी बात इसमें हम लोगों ने जो की है, राज्य सरकार ने जो किया है, वो समाजवादी पेंशन की योजना की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के बीच बिचौलिए या कार्यालय की कोई भूमिका नहीं रही है। इसी प्रकार हम लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी 80,000 लाभार्थियों को सीधे धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में अंतरित कराई है, और बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई है। लाभार्थियों के बैंक खाते में पूरी की पूरी धनराशि समय से अंतरित करा दी जाती है। पहले लाभार्थियों को होता था कि 6 महीने में धनराशि दी जाती थी, लेकिन जब से हम लोगों ने इसको सिस्टम को कंप्यूटराइज किया है, तब से हम इन लाभार्थियों को प्रत्येक 3 माह पर उनकी जो धनराशि बनती है वो धनराशि हम उनको समय से उपलब्ध कराते हैं इस योजना से, जिससे कि उनको लंबे समय तक धनराशि का 6 माह तक इंतजार न करना पड़े। समाजवादी पेंशन योजना से जुड़े हुए कई लाभार्थी भी हमारे इस मंच पर मौजूद हैं। साथ ही ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां इस योजना से बदली हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। को लगातार पैसा ये समाजवादी पेंशन का मिल रहा है? मिल रहा है। बैंक में आपके खाते में पैसा चला जाता है? हाँ, खाता जाता है। मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो ये समाजवादी पेंशन योजना लागू की, उसमें धनराशि तो बढ़ा करके दी ही, पूरी शुचिता शुद्धता के साथ मैं दावा कर सकता हूं कि इस जनपद में जो लाभार्थियों का चयन हुआ है वो बिल्कुल सरकार की जो मंशा थी उस मंशा के अनुरूप ही चयन हुआ है, और कहीं कोई उंगली उठाने की स्थिति नहीं है। जानकारी तो मुझे अपने ग्राम सभा अध्यक्ष के दौरान मिली, और उनके मतलब प्रस्ताव से वो हुआ, मतलब फार्म अप्लाई हुआ, और उसके बाद में सीधे खाते पर पैसा जाने लगा। नहीं, सबसे पहली बात ये बताइए कि इसमें किसी बिचौलिए ने कोई धनराशि तो आपसे नहीं ली? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरी ईमानदारी शुद्धता से हुआ है ये काम। पेंशन मिलत थी सरकार, और खर्चा पर्चा लड़कियों केयर, पढ़ाई लिखाई फोन करता। इसके लिए किसको धन्यवाद आप देंगे? अखिलेश यादव के लिए। भाई तालियां और बजा दीजिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो चयन हुआ है, आपके सामने ये पूरी बात अपनी कह नहीं पा रहे हैं, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि जो चयन हुआ है वो चयन की क्वालिटी वही है जो हमारी सरकार की मंशा थी कि जो अब तक छूटे हुए हैं, जो वास्तव में नीडी हैं, उन्हीं का चयन किया जाए और ईमानदारी से चयन किया जाए। वो हम लोगों ने इस जनपद में सुनिश्चित किया। हमेशा से सिक्योरिटी यानी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है गोंडा में। इस मुद्दे पर इसलिए बात करना बेहद जरूरी हो जाता है कि कई बार गोंडा जिला सुर्खियों में सिक्योरिटी को लेकर के रहा है। ऐसे में एक शुरुआती टिप्पणी पहले हम एसपी गोंडा से ले लेते हैं कि मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात हैं उसमें उनकी तरफ से खास काम कौन किया गया है। सर, एक बार मैं आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं, क्योंकि अब लाभार्थियों के पास भी चलूंगा, एक शुरुआती छोटी टिप्पणी लेना चाहूंगा कि अभी जो लोग यहाँ पर इस छत के नीचे मौजूद हैं उनको किस तरह की मदद आपके जरिए से दी गई है? बहुत सारे पहलुओं में हम लोग की हेल्प हुई है, चाहे कम्युनिटी पुलिसिंग हो। अपनी समस्या लेके आदमी आया, एक माँ आई कि मेरी बेटी उससे प्यार करती है, उसके जो लड़के घर वाले हैं वो अपोज कर रहे हैं, टेंशन बनी हुई है, कभी कोई घटना हो सकती है। तो हमारे जो थानाध्यक्ष थे, सभी थानों का था कि दे शुड बी वेरी सेंसिटिव टू दीज ऑल इश्यूज ऑल्सो। तो वहाँ का एक थाने पे जो समस्या आई तो उन्होंने मिल बैठ के उनको दोनों पक्षों को बुलाया, समझाया कि दोनों बालिग हैं, अगर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उनकी हम मैरिज करा सकते हैं। तो उनका वहीं निकाह भी कराया गया थाने में, दे आर ऑल हैप्पी। तो ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग की बहुत अच्छी पहल रही, और जो जनता रही वहाँ की उन्होंने अप्रिशिएट किया वहाँ पे। फिर दूसरा जो था हमारा रिस्पांस टाइम, कोई समस्या आई, किसी भी लाइक एनी इश्यूज़ पे उन्होंने फ़ोन करते हैं, 100 नंबर पे आती है, वो अटेंड होती है। और लोग को अभी जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो आके हम लोग से बताते भी कि सर अब बहुत इमीडिएटली हम लोग का रिस्पांस टाइम, पुलिस पहुँच रही है, पहुँच के समस्या भी सुलझा रही है। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी भी हम लोग ने बढ़ाई है। देयर मैनी रीजंस हैं, चाहे सर्विस ट्रेनिंग हो, चाहे हम लोग ने सेंसिटाइजेशन किया हो,
वर्कशॉप्स कराई हों, उसका असर दिख रहा है हम लोग का। ऐसे कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं जो अच्छी पुलिसिंग के नतीजे के बाद जिनकी जिंदगियां बदली हैं। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। हमारे साथ घटना घटी, 3 लोग आए, राइफल लेकर के आए, उत्पात मचा रहे थे और हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया। 5 मिनट में पुलिस पहुंची, तीनों को गिरफ्तार कर लिया, थाने पर ले गए, वहाँ रिपोर्ट लिखी गई और हम पुलिस वालों से बहुत संतुष्ट हैं। पूरा गिरोह जो था वो सारा सब लोग ओपन हो चुके, सब लोग अरेस्ट हैं, जो कार्रवाई होना चाहिए वो सब हो चुका, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। ये पहला वाकया कि मेरे साथ 3 बार वारदात हुआ लूट का, पहला केस है कि पूरा ओपन हुआ है। फोन आपने कहाँ किया था? हमने फोन थाने पे किया था। थाने पे? Yes. 100 पे या थाने पे? नहीं, डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे, एसओ के। मैं बलरामपुर गया था और वहाँ से वापसी में गोंडा से 20 किलोमीटर पड़ता है वजीरगंज, वहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके खाना खाने होटल पे गया। उसके बाद वहाँ से खाना खाने के बाद मेरी गाड़ी गायब हो गई। मैंने 100 नंबर तुरंत डायल किया, पुलिस इतना सक्रिय हुई कि 20 मिनट के अंदर अंदर मेरी गाड़ी नवाबगंज में मिली। मैं इसलिए पुलिस से बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक बात आप बताइएगा, आमतौर से पुलिस को देख करके आम लोग जो है डरते हैं, आप किस तरह से शेयर करोगे अपनी फीलिंग? आप पुलिस को लेकर के क्या सोचते हो? मैं पुलिस अपना काम अगर सही करती है तो लोगों में डर नहीं रहेगा। मेरी अरेंज मैरिज हुई है, मेरे ससुराल वाले इसको भेज नहीं रहे थे, जिसके बाद मैंने डीएम सर के पास और एसपी सर के पास और एसडीएम सर के पास मैंने कंप्लेन किया, अपने थाने में भी किया और इसके थाने में भी मैंने कंप्लेन किया। उसके बाद करीब 25-30 दिन लगा। 25-30 दिन के बाद यहाँ पे परिवार परामर्श केंद्र में मुझे बुलाया गया। वहाँ पे दोनों की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में पूरा मैंने बताया कि मैं इसको चाहता हूँ लेकिन ये लोग भेज नहीं रहे हैं और मेरी एक बच्ची भी है। तो उसके बाद में कुछ हमको फ़ायदा मिला कि अब सब लोग सही सलामत हैं। मैम, आप शेयर करेंगे कैसे फीलिंग? पुलिस ने, और खास तौर से 2 एग्जाम्पल यहाँ पर है, पुलिस ने भी मदद की, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मदद की। मुझे महिला समिति से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ। बस संक्षेप में टिप्पणी में जाना चाहूँगा, सर घटना क्या थी, कैसे आप लोगों ने बेहतर काम है? नया एग्जाम्पल, हम लोग उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जा रहे हैं, इस तरह का पहला उदाहरण है, इसलिए मैं इस पर जोर से ज़्यादा दे रहा हूँ। देखिए, एज पार्ट ऑफ अगेन कम्युनिटी पुलिसिंग, हम लोग के परिवार परामर्श केंद्र है। इंश्योर ये होता है कि अगर समाज में टेंशन नहीं होगी तो क्राइम नहीं होगा। तो वही दोनों पक्षों का था, दोनों पक्ष में दोनों बालिग हैं, परिवार प्यार करते थे, पर परिवार में टेंशन बना हुआ था, जिसको लेके ये लोग बहुत सहमे से हुए थे कि हम कैसे अपना जीवन आगे बढ़ाएं और हम लोग की सुरक्षा भी खतरा हो सकता था। परिवार के जो परामर्श केंद्र है वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम लोग लगातार सेंसिटाइज और ब्रीफ करते रहते हैं। इस समस्या के भी ये रणनीति बनाई गई कि दोनों परिवार को बुला के समझाया जाएगा, प्रॉपरली वैसे उनको समझाया गया, कन्विंस किया गया। उन्होंने अपने तक रखे बट हम लोगों ने कन्विंस किया, तो दैट्स द आउटकम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से एक बड़ी योजना बड़े स्तर पर चलाई जा रही है, वो साइकिल वितरण की है। इस योजना के तहत इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों के पास साइकिल नहीं है, खास तौर से चलने के साधन नहीं है, उनको ये सारी चीजें मुहैया कराई जाए। गोंडा में उन आंकड़ों पे आके बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर लोगों को उससे कितना फायदा मिला है, साथ ही आम लोग इस पर क्या फीडबैक रखते हैं, इसको भी जानेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उससे जुड़े हुए अधिकारी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर जो पूरी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका मौजूदा वक्त में आंकड़े क्या गवाही दे रहे हैं, लोगों को फायदा कैसे मिला है, साथ ही इसमें आवेदन कैसे करें? मतलब कार्यक्रम देखने के बाद अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल नहीं है लेकिन इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो उसका फायदा कैसे उठाएं? कि सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए 14 योजनाएं की गई हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें शर्त यह है कि जिस श्रमिक की उम्र 18 से 60 के बीच हो और जो निर्माण कार्य में लगा हो, जैसे सड़क निर्माण है, खड़ंजा है, नहर है, और जो मनरेगा वर्कर जिन्होंने 50 दिन पूरे कार्य कर दिए हैं वो भी इस श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें जो है आवेदन करने का तरीका यह है कि श्रम विभाग में एक फॉर्म भरा जाता है, फ़ोटो लगाई जाती है और उसमें 50 रुपया वार्षिक फीस है और 50 रुपया उसमें अंशदान दिया जाता है। जब श्रमिक पंजीकृत हो जाता है तो इसके बाद उसको जो योजना है उसका लाभ मिलता है। योजनाओं में विभिन्न कैटेगरियां हैं, जैसे मातृत्व हित लाभ। यदि किसी पंजीकृत श्रमिक महिला को बच्चा होता है तो उसको जो है लड़की होने पे 12,000, लड़का होने पे 10,000 मिलता है। उसी तरह उस बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए 10,000 रुपया मिलता है। बालिका 1 साल की है तो 20,000 की एफडी की जाती है बच्ची की, और सहायता बच्ची के विवाह के लिए 40,000 रुपये भी दिए जाते हैं। मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता है। इसी तरह यदि किसी श्रमिक की नेचुरल डेथ हो जाती है तो 1,15,000 रुपया उसको इमीडिएट दिया जाता है।
दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया दिया जाता है, और अपंगता आ जाती है तो उसको 3 लाख रुपया दिया जाता है। इसी तरह साइकिल योजना है, जो श्रमिक हमारे यहाँ पंजीकृत है और 6 माह उसका गुजर गया है, उसको सरकार की तरफ से 3,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इस प्रकार जनपद में कम से कम हमारे यहाँ 15,000 वर्कर को साइकिल दी जा चुकी है और बढ़कर बड़े उत्साहित हैं, ऑफिस में आते हैं, पंजीयन कराते हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोगों ने सारे ब्लॉक में कैंप लगाए हैं, काफ़ी मात्रा में वर्कर पंजीकृत हुए हैं और ये आशा है कि साइकिल काफ़ी वितरित की जाएगी। कुछ ऐड कर रहे हैं आप? सर, प्रचार प्रसार पर जरूर फोकस कर दीजिएगा, प्रचार प्रसार बहुत बड़ा मुद्दा होता है। पहली महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो योजना बने वो योजना अच्छी हो, लेकिन मेरी निगाह में उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि योजना जन जन तक ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पहुंचे, और वहीं हम लोगों का दायित्व आ जाता है। सरकार नीति बनाती है और सरकार की नीति को लागू करने की जिम्मेदारी हम लोग। साइकिल योजना की बात कर रहा था, और साइकिल से जुड़े हुए लाभार्थी कुछ मौजूद हैं। नरेगा में मैं काम कर रहा हूँ, 90 दिन के बाद में पंजीयन कराया, उसके बाद में मुझको साइकिल मिली। साइकिल मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में किस तरह का परिवर्तन आया, किस तरह की चेंजिंग आई है? साइकिल चलाने पे हमको मजदूरी करने में भी आसान हो गई। मैंने नरेगा में 70 दिन काम किया, पंजीयन कराया। पंजीयन कराने के बाद मेरे पास कोई साइकिल नहीं थी, हमको साइकिल मिल गई, आने जाने में सुविधा हो गई। मैं इस सुविधा से बहुत खुश होकर अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ईटीवी खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की दूसरी जन कल्याणकारी योजनाओं के हालात गोंडा में किस तरह के हैं। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आंकड़े इस बात की साफ तौर से गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, साथ ही उत्तर प्रदेश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। ऐसे में गोंडा जहां मौजूद है, ये पूरा का पूरा इलाका कृषि प्रधान इलाका आता है। ऐसे में कृषि पर बात ना हो तो बात कुछ अधूरी सी होती है। कृषि पर हम बात करेंगे, उस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए से चलाई जा रही योजनाओं का यहाँ पर लोगों को कितना लाभ हुआ है, और खास तौर से वो योजनाएं कौन सी हैं जिनका सीधा फायदा यहाँ के किसानों को मिल रहा है। मैं डीएम गोंडा से सीधे पूछूंगा कि सर मुझे बताएंगे कि यहाँ पर खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली कौन सी योजनाएं हैं जिन पर आप लोगों ने खास तौर से 4 सालों में काम किया है। देखिए, पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, और ये सही है कि हमारा पूरा प्रदेश कृषि प्रधान तो है ही है, ये जनपद निश्चित रूप से कृषि प्रधान है और एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादातर लोग बेस्ड हैं। किसान पारदर्शी योजना और एक योजना जो अभी शुरू की गई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो किसान को लाभ मिलना है वो उसके सीधे खाते में जाए, किसी तरीके की किसी स्तर पर बिचौलिए की भूमिका न हो, और ईमानदारी से योजना का लाभ किसानों तक पहुंचे। इसलिए सरकार ने डीबीटी की योजना लागू की है। अभी हम लोगों ने इसको विस्तार से बनाइएगा सर, थोड़ा सा विस्तार से आम लोगों के लिए कैसे कहते हैं अप्लाई करना है, कैसे फायदा मिलता है। किसान पारदर्शी योजना में जैसे अभी आपने सुना कि श्रम विभाग के श्रमिकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वैसे ही किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो चाहे उनको बीज दिया जाना हो, चाहे खाद दिया जाना हो, जो भी लाभ उनको दिया जाएगा उनके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सीधे उनके खाते में सरकारी धन जो भी सब्सिडी के माध्यम से हो वो सीधे ट्रांसफर किया जाए। बड़ा मुद्दा एक बैंकों का रहता है, बैंकों से कोलैबोरेशन किस तरह से आप कर रहे हैं? आमतौर से किसान पढ़ा लिखा नहीं होता, बैंकों के पास जाता है, मैनेजर्स डिफरेंट तरह की जो है शर्तें बता देते हैं, तो बैंकों से भी कोलैबोरेशन का क्या कोई तरीका आपने अपनाया है कि बैंक परेशान ना करे किसानों को? जी हाँ, हम लोग बैंकर्स के साथ, जितने भी बैंक की शाखाएं उनके ब्रांच मैनेजर्स के साथ, लीड बैंक मैनेजर के साथ हर महीने एक मीटिंग करते हैं, और हमारे जितने भी किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं, जब हम किसान की बात करते हैं तो खेती के साथ साथ अन्य चीजें भी, जैसे कुक्कुट विकास है, आपका ये दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, माइक्रो कामधेनु योजना, जो हमारे सरकार की सोच है, वर्तमान सरकार ने योजनाओं को लागू किया है, उसको लाभान्वित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंक की कोई भूमिका
अटकलबाजी वाली न उत्पन्न हो, इसलिए बैंकर्स के साथ लगातार मीटिंग की जाती है। और जैसा आपने अभी संकेत किया कि जहां कहीं भी ऐसी समस्या आती है, लाभार्थी और बैंकर से सीधे वार्ता करके जो समस्या होती है उसका निस्तारण हम लोग मीटिंग में करते हैं। कामधेनु की पोजीशन क्या है आपके जिले में? कामधेनु में हमारी एक कामधेनु यूनिट 100 जानवरों की बहुत सक्सेसफुली चल रही है और अब हमारे 12 एप्लीकेशन स्वीकृत हो गए हैं। निश्चित रूप से लोग एक को देख करके हमने ये भी योजना चलाई कि जो एक योजना सफलतापूर्वक चल रही है उसको जाकर के लोग देखें। देखिए, कामधेनु योजना तो इस क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन माइक्रो कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना यहां पर ज्यादा प्रभावी तरीके से लग रही है, क्योंकि छोटी पूंजी के लोग हैं तो उनके लिए ये मिनी और माइक्रो कामधेनु योजना वो ज्यादा सफल हो रही है, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये जो सोलर पंप की हमारी योजना है, इसको किसान बड़ी शिद्दत के साथ सरकार की तरफ देख रहे हैं, उसको हम बहुत तेजी से यहां लागू कर रहे हैं। ढेरों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और लक्ष्य से ज्यादा पूर्ति यहां हम कर रहे हैं। इस जनपद तरीका क्या उसका है? आप लोग सब्सिडी कितना दे रहे हैं? उसमें सब्सिडी जो भी सरकार से निर्धारित है उसी डीबीटी के माध्यम से बैंक के लाभार्थी के खाते में पैसा भेजा जाता है। हमने कोशिश की कि इस पूरे योजना के तहत कृषि पर आधारित जो योजनाएं हैं, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की तरफ इशारा करने जा रहा हूं। सरकार बनने से पहले, यानी खासतौर से अखिलेश सरकार बनने से पहले, उत्तर प्रदेश शायद इन सारी चीजों के लिए इतना बदनाम हो गया था। उस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं है एनआरएचएम घोटाला, यानी साफ तौर से बात हम स्वास्थ्य विभाग की करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एम्बुलेंसेस का 102, 108 का इतना बड़ा बेड़ा मौजूद है जो हिंदुस्तान के किसी राज्य के पास नहीं है। शानदार तरीके से अखिलेश सरकार इन सारे एम्बुलेंस सेवाओं का संचालन भी कर रही है। हम एम्बुलेंस से बात करेंगे, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की दूसरी योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। सीएमओ गोंडा इस मंच पर हम लेकर उनको आए हैं। मैं उन्हीं के माध्यम से सीधे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर गोंडा में हालात स्वास्थ्य विभाग के कैसे हैं, सीएससी पीएससी पे दवाओं की उपलब्धता कितनी है, साथ ही अखिलेश सरकार जो कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन तरीके से दवाओं के डेटा भी आम लोगों तक पहुंचाया जा सके, उस तरह के हालात कैसे हैं। सीएमओ गोंडा से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े हो जाएं और इस बात को बताने की कोशिश करें कि आखिर गोंडा में किस तरह के हालात हैं। गोंडा जनपद में हमारे यहाँ तो सरकार ने सारी सेवाओं को निःशुल्क देने का जो वादा किया था वो पूरी तरह से, पहले जैसे ओपीडी की फीस खत्म की, सारी जांचें पैथोलॉजी की, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब कुछ निःशुल्क कर दिया गया। साथ साथ सरकार ने जो 102, 108 एम्बुलेंसेज चलाई, हमारे जनपद को 63 मिली हुई हैं और 102 जो जननी सुरक्षा के तहत महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को हमारे अस्पतालों तक ले आना और प्रसव के बाद उनको घर पहुंचा देती हैं, उसमें 100% उपलब्धि है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग, आम लोग जिन्होंने 102 या 8 का इस्तेमाल किया हो या उनके जानने वाले लोगों ने उसका इस्तेमाल किया हो, तो अगर ऐसे कोई लोग हों जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो हाथ उठाएंगे। मैंने 102 पे फ़ोन किया रात के करीब 12 बजे। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस वहाँ मेरे आवास पे पहुँची। वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल पहुँचा, जहाँ पे सारी मतलब व्यवस्था थी, वहाँ इलाज हुआ, बच्चा हुआ। उसके बाद 3 दिन हम लोग वहाँ थे। उसके बाद जो धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित है वो हमें मिली और फिर हमें एम्बुलेंस के माध्यम से ही फिर हम लोग घर वापस गए। प्लीज एक बार ताली जरूर बजा दीजिएगा, ये सच में बहुत अच्छी योजना है सरकार की। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जिला स्वास्थ्य समिति का मैं अध्यक्ष हूँ जिलाधिकारी होने के नाते, और हर माह बैठक होती है। मैं सरकार ने ये योजना लागू की है पोषण मिशन की, इस जनपद में बहुत शिद्दत से हम लोग इसको लागू कर रहे हैं और हमारे जनपद में 322 एएनएम सेंटर्स हैं। उन सभी एएनएम सेंटर्स पर हमने मेला लगवाया, स्वास्थ्य मेला लगवाया, और वहां पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, सबका फ्री जांच करवाया और उससे गांव-गांव में स्वास्थ्य की हमारी जो योजनाएं हैं वो पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोहिया आवास की रही है। आमतौर से अगर बात करें तो हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। समाजवादी सरकार ने इस दिशा में काफी काम किए हैं। आम लोगों को न सिर्फ घर मुहैया कराया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको भारी मात्रा में पैसा भी दिया है। गोंडा में बात करेंगे सरकारी आंकड़ों की, साथ में इस पूरी हकीकत को कैसे सच्चाई में बदला गया उसको भी जानेंगे। समस्याएं किस तरह की आई उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही अगर किसी को आवेदन करना है तो आवेदन किस तरह से करे इस बारे में भी जानकारी करेंगे, और जो लाभार्थी हैं उनसे सीधे बात करेंगे। मैं स्टूडियो गोंडा की तरफ रुख करूंगा, उनसे
आंकड़ों के बारे में जानना चाहूंगा कि लोहिया आवास का प्रोसीजर क्या है और आपके जिले में आंकड़े किस तरह के? सरकार द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र गांव का चयन किया गया है। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ 37 गांव प्रतिवर्ष चयनित किए जाते हैं। उसमें पात्रता के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनका नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं है और वास्तव में गरीब हैं, तो हमारे पास उन्हें देने के लिए कोई भी आवास योजना नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हमारी सरकार द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास योजना के अंतर्गत लोहिया आवासों को देने का काम किया गया है, जिसके अंतर्गत जो समाज के बेहद गरीब लोग हैं, जिनकी आय 36,000 रुपये तक है और मात्र रहने के लिए झोपड़ी उनके पास है, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लाभार्थियों का हम लोगों ने चयन किया, जिसमें महिला को मुखिया रखा है, जिससे वो घर की मालकिन हो सके। और 3,05,000 रुपये की धनराशि विभिन्न चरणों में हम लोग देते हैं, जिसमें मनरेगा की मजदूरी शामिल है और लोहिया आवास की जो किस्तें हैं, 2 किस्तों में हम लोग धनराशि देते हैं। हमारे सभी गांव में, समग्र गांव में लोहिया आवास बनकर तैयार हैं। हम लोगों ने उनकी एल्बम भी बनाई है और शौचालय दिया है। जो लाभार्थी हैं वो बेहद प्रसन्न हैं और सरकार को दुआएं दे रहे हैं कि हमको रहने के लिए छत दी गई है। लोहिया आवास जो कि एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उससे जुड़े हुए कई सारे लाभार्थी भी यहाँ पर आए हुए हैं। दूर दराज से भी हमने कोशिश की है कि वहां से लोग जिसको जिसका सीधा फायदा मिला है वो लोग भी इस मंच पर आकर के अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। छप्पर में रहत रहन तब हमारे सनी प्रधान और सेक्रेटरी देख के अपन किहिन और देखिन सुनिन और हमें देहिन लोहिया आवास। पहले जो परेशानी थी उससे कैसे निजात मिली? सर बहुत परेशानी थी। तो अब ये जो गांव में कुछ लोगों के पास इंदिरा आवास होगा, हाँ। तो आपका आवास तो चमक रहा होगा अलग। हाँ जी सर, चमक रहा है। चमक रहा है ना? हाँ। तो किसने बनवाया ये? जी अखिलेश यादव ने। पहले हमारे साहब झोपड़ी थी, फिर उसके बाद में सेक्रेटरी उनके साथ अधिकारी गए, पास किया, लोहिया आवास मिल गया, बनवा लिया हमने। 2 किस्त में 3.25 लाख रुपए आया, निकलवा के बनवा लिया, उसी में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हिंदुस्तान के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री हैं। 2011 में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि जो लोग अच्छे नंबरात से परीक्षाओं को पास करेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। सरकार ने बहुत भारी मात्रा में लैपटॉप न सिर्फ बांटे बल्कि बच्चों को हाईटेक बनाने की भी कोशिश की है। गोंडा में आखिर लैपटॉप वितरण परियोजना किस तरह किस हालात में है, साथ ही उसमें किस तरह से लोगों को फायदा मिल रहा है, इस बात को जानेंगे। और डीएम सर, मैं जानना चाहूंगा कि अभी फिलहाल गोंडा में शिक्षा की अगर बात कर लें, हायर एजुकेशन के साथ साथ लोअर एजुकेशन और खासतौर से लैपटॉप जो योजना है वो किस तरह से चल रही है आपकी? देखिए, 4 फरवरी को पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय भी लैपटॉप वितरण किया गया था। बहुत बड़े पैमाने पर, चूंकि हर जनपदों का लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुरूप हमने 100% लैपटॉप वितरण किया है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की ये नई सोच जो है वो नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुई है, क्योंकि गांव देहात के बच्चों को भी ये अवसर मिल रहा है कि वो आज जिस ऑनलाइन की बात, जिस कंप्यूटराइजेशन की बात, जिस पारदर्शिता की बात हम करते हैं, उसमें वो जुड़ रहे हैं सीधे। शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा की अगर हम बात लें तो पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, एमडीएम, दूध का वितरण, ये सब इस जनपद में सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। कन्या विद्या धन योजना, लैपटॉप वितरण योजना और महिलाओं के लिए राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना इस जनपद में हो रही है, जो इस सरकार के कार्यकाल में ये लागू हुई है। तो इस जनपद में माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा दोनों क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है और जितने भी हमको लक्ष्य मिले थे उस लक्ष्य को हम 100% पूरा। गोंडा जो जिला है वहां पर लैपटॉप भारी मात्रा में वितरित किए गए हैं। ऐसे लाभार्थी हैं कुछ, उनसे सीधे बात करते हैं कि उनके जिंदगियों में कैसे परिवर्तन आया जब उन्होंने माउस को छुआ, एक क्लिक को छुआ और एक क्लिक से पहले कैसे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक जो है लैपटॉप में आके समा गई। एक ऐसी लाभार्थी, उनसे बात करते हैं। मुझे जब मैंने इंटर पास किया उसके बाद फिर जब मैंने बीए में एडमिशन लिया, बीए फर्स्ट ईयर के, तब मुझे तब फॉर्म, एक लैपटॉप वाला फॉर्म डाला, उसके बाद मुझे लैपटॉप मिला, उससे जिससे मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो रही है। काफ़ी नोट्स फाइलें तैयार करने में मुझे काफ़ी आसानी हो रही है। नेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से चल रहा और टाइपिंग भी काफ़ी अच्छे से हो गई है।
उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि रोजगार को लेकर के उत्तर प्रदेश आंकड़ों में बहुत ज्यादा पीछे है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह की कोशिशें की गई हैं कि लोगों को ट्रेन करके न सिर्फ रोजगार से जोड़ा जाए बल्कि लघु और मध्यम उद्योगों से भी जोड़ करके उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाया जाए। गोंडा में आखिर इन योजनाओं के हालात क्या हैं, जमीनी हकीकत क्या है, आइए हम डीएम गोंडा से सीधे जानते हैं। रोजगार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कौशल विकास मिशन के अंतर्गत हमने 3 आउटसोर्सिंग एजेंसियों को इस कार्य में लगा रखा है और अब तक 450 नवयुवक कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस जनपद में ITI पॉलिटेक्निक है, उसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गांव-गांव SGSY के माध्यम से ग्रुप बना करके, समूह बना करके और उनमें उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करा करके, बैंक में खाता खुलवा करके और छोटे छोटे कारोबार के लिए बैंक से लोन दिलवा करके भी हम लोग इस जनपद में महिलाओं का समूह बनाए हुए हैं। कढ़ाई बुनाई इसका प्रशिक्षण डूडा के माध्यम से दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में SGSY के माध्यम से दिया जा रहा है। ग्राम विकास विभाग जो है वो क्रियाशील है। इस तरीके से रोजगार के क्षेत्र में भी इस जनपद में अधिकाधिक नवयुवकों को, ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा गया है और उनको लाभान्वित किया जा रहा है। ईटीवी खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की योजनाओं का गोंडा में कितना लाभ मिल पा रहा है। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को खत्म करने से पहले जिन अधिकारियों पर दारोमदार होता है योजनाओं को जमीन पर उतारने का, उनसे फाइनल एक कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले डीएम गोंडा से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर सर 2016 चल रहा है, एक तरह से माना जाए तो चुनावी साल भी अब नजदीक है। सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं अब आने वाले 1 सालों में किस तरह से उसको आप पूर्ण कर रहे हैं और उसका रोड मैप क्या है? देखिए, जैसा अभी विभिन्न योजनाओं के विषय में चर्चा हुई, लाभार्थियों से आपने फीडबैक लिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये जगह जगह फैलाना, सड़कों की बढ़िया तरीके से मरम्मत कराना, नई सड़कों का निर्माण कराना, कौशल विकास के माध्यम से नवयुवकों को रोजगार से जोड़ना, ये सब कार्य बहुत अच्छी तरीके से जनपद में संचालित किया जा रहा है। और एक योजना जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ इतने लोग हैं उपस्थित, कि हज सरकार पहले से भेजती थी, अब हमारी एक श्रवण यात्रा योजना भी सरकार ने लागू की है। क्योंकि जीवन में एक पड़ाव ये भी आता है कि जब हम बहुत कुछ काम करने लायक नहीं रह जाते हैं और इच्छा होती है कि जरा घूम घूम करके अपने देश में जो दार्शनिक ये धार्मिक स्थल हैं उनका दर्शन कर लिया जाए, तो हमारी योजना, सरकार ने श्रवण योजना भी लागू की है, श्रवण यात्रा योजना। उसके तहत भी इस जनपद से बड़ी संख्या में जो लक्ष्य निर्धारित था लोग यात्रा पर भेजे जा रहे हैं। गोंडा के एसपी प्रदीप कुमार भी हैं मंच पर, उनसे मैं फाइनल कमेंट लूंगा। प्रदीप जी, किस तरह से गोंडा को और बेहतर पुलिसिंग देने की कोशिश होगी अगले 1 सालों में, और रोड मैप आपने क्या तय कर रखा है और कैसे उस पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग का यही रहेगा कि जितनी भी जन शिकायतें हैं, थाने पे जो भी जनता जाए बिल्कुल निडर होकर जाए, निर्भय होकर जाए, इस विश्वास के साथ जाए कि उसकी समस्या वहाँ पे सुनी जाएगी और उसको सुलझाई जाएगी। इसी हम लोग यही निर्देश के साथ अभी हम लोग काम करा रहे हैं। सभी थाना लेवल पे ये इंश्योर किया गया है और वहाँ पे कैमरा भी लगाए जा रहे हैं। थाने लेवल पे CCTV कैमराज लगे हैं जिसकी नज़र हम लोग पे रहेगी कि कितने रिस्पॉन्सिव वहाँ पे जनता, हमारे जो पुलिस है जनता की समस्याओं के प्रति है। इसके अलावा हम लोग किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए 24/7 गियर्ड अप रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हमारे पास है और मेंटली एट्यूटनली वाइज हम लोग बिल्कुल गियर्ड अप रहेंगे। जयंत कुमार साहब, मैं आपसे आखिरी कमेंट जानना चाहूँगा। पैसा आप ही कलम से होकर गुजरता है, तो किस तरह का रोड मैप है आपके पास इन आखिरी 1 सालों में? सरकार आपके द्वार ETV द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मैं अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा अभी आपने देखा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी स्टेज पर योजनाओं का आच्छादन किया गया है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि जो भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों तक पहुँचे और समयबद्ध तरीके से पहुँचे। बजट जो भी आ रहे हैं हम लोग समय से रिलीज करा रहे हैं और उनका क्रियान्वयन फील्ड स्तर पर गंभीरता से किया जाए, इसका भी लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि अच्छी हो
और हमारे सभी अधिकारी मेहनत से काम करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। डीएम गोंडा, एसपी गोंडा, सीडीओ गोंडा और उनके अधीनस्थ अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं हम उन लोगों का जो लोग गांव से चल करके आए, यानी हम जिक्र कर रहे हैं जनता जनार्दन का। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है, इसलिए उनका ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम किसी और जिले में चलेंगे, उस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश सरकार ने 4 सालों में जो काम किए हैं उसको लेकर के आम जनता के बीच में किस तरह का फीडबैक है। हमें देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।